326, बढ़िया बेटा बढ़िया। 125 इन फिजिक्स, 381 टोटल, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो, अभी जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, वो सब आप लोगों को एक आइडिया देंगे कि आप लोगों को आने वाले चैप्टर्स में कैसे डील करना है। ठीक है, इनिशियल चैप्टर्स हैं अभी, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे आप लोगों के जो मार्क्स होंगे ना, उनकी एक रेंज बन जाएगी। रेंज समझते हो सब लोग? जैसे कि 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगले वाले में 90 आए, है ना, उसके बाद 100 आए, फिर कभी 80 आ गए, 85 आ गए। तो एक रेंज बन जाती है जिसमें हमारे मार्क्स आने लगते हैं। तो अगर हम उनको नोट करके रखते हैं ना, तो हमें पता होता है कि कितना हमने ग्रो किया है बाय द टाइम। ठीक है, तो कहीं पे एक जगह नोट करके रखो, पेपर का एनालिसिस जरूर करो। कितने बच्चों ने पेपर का एनालिसिस किया था पेपर देने के बाद? कितने बच्चों ने देखा था कि हाँ ये पेपर दिया है तो उसका ये सोल्यूशन है, और मेरे से जो गलतियां हुई है वो मैं देख चुका हूँ कि क्या गलतियां हुई है। हाँ बहुत बढ़िया। कर लो, नीचे कर लो हाथ को। देखो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अभी इनिशियल फेज है इसलिए मैं समझा रहा हूँ इतनी सब बातें। आने वाले टाइम पे इतनी सब बात करने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम ये सब चीजें ना अपनी हैबिट में डाल चुके होंगे। ठीक है, देखो मेरे बोलने की बात भी नहीं करेंगे कुछ बच्चे, लेकिन मेरा कंसर्न नहीं है फिर उनसे, मेरा कंसर्न है उन बच्चों से जो जनरली पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग अपने पेपर का एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि आप जो भी पेपर दे रहे हो ना, जब तक उसका एनालिसिस नहीं होगा वो कंप्लीट ही नहीं है पेपर। यूं मान लो कि आपने पेपर दिया है, आपने आधा काम किया है अभी। ठीक है, उसका एनालिसिस करोगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ गलतियां हो रही है और कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इनिशियल चैप्टर है तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हम पढ़ने लगेंगे, काइनेमेटिक्स हो जाएगा, उसके बाद एनएलएम हो जाएगा, है ना, मैकेनिक्स आपका पूरा चालू हो जाएगा, फुल फ्लेजेड। तो उसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, कौन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग से अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला टेस्ट था। अभी इस चीज को कर लोगे तो बहुत फायदा होगा। एक नोटबुक बना के रखना अलग से, उस नोटबुक पे टेस्ट एनालिसिस करके ही नाम लिखना, मतलब उसमें सारे आपके टेस्ट के एनालिसिस होने चाहिए। उनमें वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो जो आपको नहीं आए थे पेपर में, है ना, फिजिक्स के स्पेसिफिकली, क्योंकि फिजिक्स में दिक्कत आएगी बाद में। मैं अभी से बता रहा हूँ, बायोलॉजी में तुम कैचअप कर लोगे, केमिस्ट्री में भी कैचअप कर लोगे, तुम्हारे मार्क्स इतने आने लगेंगे कि सिलेक्शन हो जाए उस लायक तक तुम पहुंच जाओगे। लेकिन फिजिक्स की वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स में सबके लिए नहीं बोल रहा, यूनिवर्सल नहीं है ऑब्वियसली, कुछ बच्चे फिजिक्स में भी अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है केमिस्ट्री में कम मार्क्स आते हो, है ना, कुछ बच्चे फिजिक्स में अच्छे होंगे, उनके फिजिक्स में काफी अच्छे मार्क्स आते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थोड़े कम आते होंगे, ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल नहीं है ऑब्वियसली, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपका जो वीक पार्ट है, वीक सब्जेक्ट है, उसका पेपर सॉल्व हमेशा करना दोबारा, घर आके एज इन पेपर के बाद पूरा पेपर सॉल्व करना। सोल्यूशन मिल गए थे सबको? यस सर। सोल्यूशंस मिल गए थे? सोल्यूशंस देखना जरूर। असर्शन एंड रीजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं वही बोल रहा हूँ आयुष। अगर कोई भी पार्ट है ना जो हमारा वीक है, उसको जब तक हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे, तब तक वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे से मैं पूरा पेपर का डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी सिंस एक ही चैप्टर हुआ है, और अभी हमारे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बहुत पीछे हैं अभी, तो इस वजह से मैं अभी कंप्लीट डिस्कशन ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ही लूंगा जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे से मैं लूंगा पूरा पेपर, है ना, डिस्कशन में। तो आप लोग करके जरूर आना एक बार ढंग से, है ना, पेपर देने के बाद। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को जल्दी से। कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन प्रॉब्लम की वजह से काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जो कि आपको आते हैं, बुरा लगता है बहुत ज्यादा। कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है कि प्रैक्टिस करो, पहले ही इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आपको लगें कि पेपर में आए हैं, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। और कंसंट्रेशन पूरा देना है, क्योंकि घर पे बैठ के दे रहे हो, आपको सराउंडिंग नहीं मिलेगी कभी भी वो। सिंस आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो, क्लास लेते हो, घर पे बैठ के ही पेपर देते हो, तो आपको कभी भी वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जिसमें पेपर दिया जाता है ना। तो उस केस में आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा वो एनवायरनमेंट। अच्छा, एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी समझा रहा हूँ, देखो, थोड़ा मुझे पता है टाइम जा रहा है इसमें हमारी क्लास का, एंड दिस इज नॉट व्हाट वी हैव प्लान टू डू, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पेपर देने का, कि आप लोग बिल्कुल भी
किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करें। अब आप लोग अभी तो यही बोलोगे, अभी तुमसे पूछूंगा मैं, तुम ये सब यही बोलोगे कि सर हम नहीं करते, हम कुछ भी नहीं देखते, हम पेपर देते हैं तो केवल पेपर ही देते हैं अच्छे से, ठीक है, ऑनेस्टली। बट मुझे पता है कि कुछ बच्चे देख, इनकी इच्छा नहीं भी होती लेकिन देख लेते हैं क्योंकि मन करता है बीच बीच में, तो वो नहीं देखना चाहते पर फिर भी देख लेते हैं, या तो इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे या एटलीस्ट फॉर्मूला ही देख लेंगे, और कुछ नहीं। तो जो देखते हैं उनको पता है, ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ घर पे रहते हैं तो टेम्पटेशन होती है देखने की, पर बेटा ये बहुत ज्यादा विशियस है, उससे बढ़िया तो फिर पेपर दो ही मत तुम लोग। तो इस बात को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप ऑनेस्टली पेपर दे रहे हो, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट मार्क्स होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर सेम पेपर में तुम्हें मेरे सामने बिठा के दिलवाऊं तो भी आप उतना ही स्कोर करो, मतलब आसपास ही स्कोर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फिजिक्स में 110 मार्क्स आ रहे हैं पेपर में, और जब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा सामने बैठ के दो पेपर, तो आपके 30-40 मार्क्स आ रहे हैं। इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए ना बेटा, ठीक है। तो आप अगर ऑनेस्टी से दोगे तो मतलब है इन सब चीजों का, वरना आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मैं पहली बार समझा रहा हूँ और आखिरी बार समझा रहा हूँ, डोंट लेट मी रिपीट दीज थिंग्स आफ्टर एवरी टेस्ट। ऐसा जरूर, मतलब ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं आपको हर टेस्ट के बाद समझा रहा हूँ। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. चलो इस बात पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई एम शेयरिंग। सॉल्यूशंस देख लेना। अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आते, देखो मैं अभी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, सिंस मेरे को तो क्लास प्रिपेयर करनी पड़ती है पहले से, और तुम में से किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन बोला नहीं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आप बता दो। तो इस वजह से मैंने अपने मर्जी से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, समझो बात को। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, उनको आप भी कर लो डिस्कस। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई डाउट हो ना बेटा, जो सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आया हो, तो उसको मेरे से शेयर कर दिया करो। नंबर है ना मेरा सबके पास, कांटेक्ट नंबर है मेरा सबके पास। Yes, sir. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, आंसर में, सोल्यूशन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरे साथ शेयर कर दिया करो आप लोग। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको तभी बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्लास में लेके बता दूंगा, है ना। लेकिन देखो क्लास में हम बहुत सारे बच्चे हैं, मेरा नंबर नहीं, आई शेयर इट टुडे, आई शेयर इट, आपको ग्रुप से मिल जाएगा वैसे नंबर बेटा। आई गेस योर नेम इज इरम, आपको ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है। आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो ना, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो, उसमें देख लेना, मेरा नाम मिल जाएगा। मैं हर क्लास के बाद मैं नोट शेयर करता हूँ, ठीक है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा नंबर है, ठीक है। सेव कर लेना आपकी इच्छा हो तो, और उस पर आप अपना जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, लेट्स बिगिन द क्लास। आई एम शेयरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रोसेस रहेगा, हम लोग टाइम देंगे थोड़ा, 30 सेकेंड्स। आपने सॉल्व किया है तो भी, आपने सॉल्व नहीं किया है तो भी, आपको इसको सॉल्व करना है अभी। टेक 30 सेकेंड्स, चैट में आंसर करो अपना, एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। हर्षा कुमार, आपको कुछ पूछना है क्या बेटा? नो सर, इसका आंसर आ गया। अच्छा, चैट में लिख दीजिए बेटा। तो आई गेस सबका सॉल्व हो गया होगा ये पेपर में भी। एग्जाम में भी हो गया होगा ना सॉल्व, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था आप लोगों का, पहला सवाल था। Yes, sir. परसेंटेज एरर सर। निकालना सिखाया था ना मैंने। Yes, sir. Yes, sir. सर। तो कुछ तो फायदा हुआ भी है, हमने कुछ चीजें पढ़ी है तो, ठीक है। और ये जो बोल रहे थे ना कि सिलेबस में नहीं है कुछ चीजें, बेटा आप लोग टेंशन मत लिया करो। आपके पेपर में अगर दिया जा रहा है, अगर आपके पेपर में दिया जा रहा है तो कुछ सोच समझ के दिया जा रहा होगा ना। अगर नीट में नहीं आ रहा होता, सिलेबस में पार्ट ही नहीं होता, तो क्वेश्चन पेपर में क्यों देते? बात समझ में आ रही है? तो आप लोग उस चीज की चिंता मत करो यार, बहुत लोग हैं ऑलरेडी जो लोग ये इस चीज की चिंता कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो,
परसेंटेज एरर एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना और निकालना, आपकी पोस्ट प्रैक्टिकल में भी काम आ सकता है। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, +2 की। ठीक है, तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन q इक्वल्स टू x³ y² अपॉन z। राइट, अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है इन द क्वांटिटी q, है ना। हमें दे रखे हैं उनके रिलेटिव एरर सबके, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला। क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला? डेल्टा क्यू बाई क्यू। कैसे निकालेंगे डेल्टा क्यू बाई क्यू? कैसे निकालेंगे इसको? डिफरेंशिएट करके निकालते हैं क्या हम? 3 टाइम्स हो जाता है ये, है ना। 3 टाइम्स हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स बाय एक्स। करवाया हुआ है ना मैंने ये। ++2 +2 टाइम्स हो जाएगा आपका डेल्टा वाई बाय वाई, है ना, वाई का रिलेटिव एरर, है ना। अब आगे क्या होगा? प्लस ही आएगा क्या आगे भी बच्चों? सर। Yes, sir. डेल्टा जेड बाई जेड, है ना, क्योंकि सारे एरर्स जो हैं वो ऐड होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं। ठीक है, हमें ऐड करने हैं सारे एरर्स को इंडिविजुअली निकाल के। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू है 1%। डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू कितनी है? 1%. 2%। डेल्टा वाई बाय वाई की वैल्यू है 2%। और डेल्टा जेड बाय जेड की है 3%, सॉरी 4%। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज बस हमें रिप्लेस करनी थी। कितना हो जाएगा ये? 3 टाइम्स 1 3 +2 टाइम्स 2 4 +4 कितना आ जाएगा? 11% आंसर है क्या? यस सर। 12%। Sir. काफी इजी सवाल था, आपका सही होना चाहिए था क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ था क्लास में, है ना, और इजी भी था, ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल सॉल्व करेंगे। परसेंटेज एरर निकालना है इसमें भी। सर सी ऑप्शन. ओके, सर 9%। Sir, 9%. 9%? Sir, ये 9%. सर ऑप्शन इतने सी. सारे 9 क्यों लिखे हैं बेटा? 9999, इतना इतना सारा 9 थोड़ी आएगा, एक बार 9 आएगा बस, है ना। 9% सही है एकदम, बहुत बढ़िया। करें सॉल्व इसको। क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? क्या होता है 4/3 pi. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? काफी इजी सवाल था क्योंकि जिस चीज पे बेस्ड था वो हमें पता है ना। 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है वॉल्यूम ऑफ, यस सर. है ना। यस इसमें आर सर. क्या होती है? रेडियस ऑफ द स्फेयर होती है। तो हमें अगर वॉल्यूम में एरर निकालना है, यानी कि हमें डेल्टा वी बाई वी निकालना है। ठीक है, तो ये सेम जैसे अभी एक्सप्रेशन जो यूज किया था हमने, वही सेम इसमें भी कर देंगे हम। इसमें वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल है उसमें रिलेटिव एरर निकाल दो। कितना हो जाएगा ये? 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, यस sir. सर. राइट, यस Yes, sir. परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। परसेंटेज में अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 टाइम्स 3 रेडियस में एरर कितना दे रखा है इसने? 3%। तो आंसर आ जाएगा 9%। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी इजी हो गए हैं ये सारे सवाल। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप कर दोगे आई गेस, राइट। यस चलिए सर. भैया क्या सवाल कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी इजी था लेकिन थोड़ा इसका लैंग्वेज बड़ा था, काफी लेंदी था, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लगा हो डिफिकल्ट। हाँ इरम। सर ऑप्शन बी. ओके, निकालिए भाई, चैट में आंसर कीजिए। 30 सेकेंड्स दूंगा मैं हर क्वेश्चन में, उसके बाद ही डिस्कस करूंगा मैं चैट में। तब तक आप आंसर कर सकते हैं अपना अगर आ गया है तो।
सर सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी आ रहा है? 6.8. यस सर। सबका सी आ रहा है? यस सर। ओके, यस बढ़िया। सर। अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.8? अरे अप्रोक्सीमेटली आएगा ना, एग्जैक्टली थोड़ी आ रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन दिए भी इसलिए जाते हैं कि जो भी क्लोज लगे वो आंसर दे दो, है ना। लेकिन निकाला कैसे? क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है पेंडुलम का? Sir, T is equal to TA root 1 upon G. Sorry, L upon G. फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। वो सोल्यूशन में भी शायद मिसप्रिंट है, इसमें पाई की जगह ए दिया होगा, आई गेस। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था बेटा, इसमें हमें पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। उसका रीजन क्या है स्क्वायर करने का? क्योंकि हमें डेल्टा G/G निकालना है ना। डेल्टा G/G निकालने के लिए हमें पहले G को तो बनाना पड़ेगा ना, अदरवाइज हमें रूट G का निकालना पड़ेगा पहले एरर, जो कि हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर करके, टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L/G हो जाएगा क्या? Sir, यस सर। राइट। अब सर इसमें रिपीट हमें करे जी, हो। हाँ बेटा, सर रिपीट करे हो। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम। यस सर। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसमें एल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी तो आपको पता ही है क्या होता है यस सर। ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया भी हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें एरर निकालना था, परसेंटेज एरर इन जी, जी की वैल्यू में एरर निकालना था। तो अब ओके हम सर। जी की वैल्यू में एरर निकालेंगे पहले। तो आप अंडर रूट जी को हटाओगे, पहले चेंज करोगे जी में, अदरवाइज यस सर। अंडर रूट जी को जब आप प्रोसेस करोगे आगे कैलकुलेशन में तो डिफिकल्ट हो जाएगा काफी कैलकुलेट करना, है ना। क्योंकि अंडर रूट जी का मतलब 1/2 होती है पावर, तो इसको आपको जी में कन्वर्ट करने के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना। तो आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया LHS और RHS में, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप जी की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो, जिसको कि आप एरर, मतलब जिसमें भी कि आप एरर निकाल सकते हो इजीली। तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर L/T², राइट, यही यस बनेगा। सर। अब आप निकाल सकते हो डेल्टा G/G, है ना। अब इसमें आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो भाई। ठीक है, अब ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया, जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे, है ना, वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा क्या डेल्टा T/T, यस सर। 100, है ना। अभी तक जैसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे कर देंगे आगे का सॉल्व। तो क्या क्या वैल्यूज हैं भाई बताइए जरा। डेल्टा L/L की जगह क्या लिखूंगा, 0.1, 0.1 यस सर। डिवाइडेड बाय 0.1। क्यों लिखा है, सबको समझ में आया? क्योंकि सर हम्म, बहुत अरे टाइम। डेल्टा L की वैल्यू कितनी होगी, जो उसका लीस्ट काउंट है, क्या वैल्यू होगी बताओ। डेल्टा L की जगह क्या लिखूंगा बताओ। 0.1। 0.1 ही तो आएगा ना, समझ में तो आ रहा है ना सबको क्यों लिखा है। यस सर। ठीक है, अच्छा आपकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल वैल्यू थी लेंथ की, वो कितनी थी, 55 थी क्या? यस सर। यस सर। और मल्टीप्लाई बाय 100 वाला टर्म तो है ही सही यहाँ पे ऑलरेडी। अब ये जो टी होता है ये क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड को कैसे लिखूं मैं, एरर कैसे लिखूं टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में एरर कैसे लिखूं बताइए। sir, 2 bracket में 1 upon 30. हाँ, 2 टाइम्स तो आगे है ही सही। और ध्यान से देखो, हम जो एरर डेल्टा एल की जो वैल्यू लिखी है हमने, वो लीस्ट काउंट की वैल्यू लिखी है क्या? क्योंकि आपका लीस्ट काउंट ही क्या होगा, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम जो है वो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी अगेन। तो 1 सेकेंड है ना हमारा लीस्ट काउंट, यस सर। तो यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यस सर। ये बोल रहा है कि जो मीन वैल्यू है टाइम की वो है 30 सेकेंड्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा, है ना, इस सर कैलकुलेशन। इसे 30 से डिवाइड क्यों किया। बेटा आप नीचे जो लिखते हो वो ओरिजिनल वैल्यू लिखते हो। यस सर। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू है यहाँ पे वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू।
ठीक है, जिसके कंपैरिजन में एरर आया, जो कि आपको एक्चुअली में निकालनी चाहिए थी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ एरर कर दिया उस कैलकुलेशन में। याद करो जब एरर पड़ा था हमने ये डिस्कस किया था, है ना? तो हम यस एरर ही निकाल रहे हैं अभी हर Yes, हर sir. राइट। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया बेटा? 6.8 आया है क्या? यस सर, एकदम। अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. 8% आया होगा आप लोगों को। इसको सॉल्व करके देखना, अगर दिक्कत आती है तो बताना, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है वैसे, 100 से मल्टीप्लाई करने से इजी हो गई है थोड़ी कैलकुलेशन। ठीक है भाई, आगे चले। यस चलो सर सर। चलो एक वेक्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस भी डाले हैं इस पेपर में, थोड़े हमने पढ़ा भी था तो थोड़ा काम आ गया हमें पढ़ना। करिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, वेयर a इज दिस एंड b इज दिस। सबसे पहले तो a भी निकाला होगा आप लोगों ने, Yes, है ना? sir. a क्या होगा ना पहले तो। करो भाई, ऐड करो, उसके बाद यूनिट निकलेगा उसके डायरेक्शन में। काफी इजी सवाल था ये भी। काफी अलग अलग आंसर दे रहे हो यार तुम लोग तो। किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। सर डी। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है अगर ए आ रहा है तो, क्योंकि राइट आंसर तो डी है ना? सर कैसे? यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे -j और -3 को आप ऐड कर रहे हो, है ना? चलो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। अब दो वेक्टर दे रखे हैं तो इनको ऐड कर सकते हो आप डायरेक्टली। कितना हो जाएगा ये? 2i कैप प्लस 3i कैप, है ना? प्लस माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, सॉरी, -2k कैप। क्या बन जाएगा भाई? a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? सर 5i 5 कैप minus माइनस 3j cap. 3j कैप। प्लस k कैप, है ना? ये तो a प्लस बी वेक्टर आया है, ये वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर नहीं आया। यूनिट वेक्टर हमने डिसाइड किया था, मतलब हमने बात करी थी यूनिट वेक्टर की, कि मान लो अगर p वेक्टर है कोई, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? p सर वेक्टर ये डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ p होगा क्या? यस सर। है ना? यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम p का? p वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ p, है ना? क्योंकि यूनिट वेक्टर के केस में मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी उसका जो मोड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। Yes, सर। तो कोई भी यस आप, सर। कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी वेक्टर लेते हो, उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दो उस वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, है ना? तो यूनिट वेक्टर a कैप प्लस b कैप क्या हो जाएगा? 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? √35। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। डी ऑप्शन है। आगे चलें। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करिए भाई, सॉल्व अगला क्वेश्चन करें। मुझे लग रहा है तुम लोगों को वैल्यूज रट गई है कुछ तो। सोल्यूशन देख के तुमने शायद वैल्यूज याद कर लिए।
करो भाई, अगले वाले का आंसर बताओ। सर -1 एंड 3 आ रहा है प्लस। -1 एंड 3 +3। यस सर। चलो, -1 एंड 3, हाँ सही है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे सर करेंगे पहले सॉल्व? सर पहले इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। हाँ, फिर डॉट प्रोडक्ट का क्या करूं मैं? सर डॉट प्रोडक्ट होगा सर, जो ए आई कैप होगा और ए आई कैप का सर वो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर वो ए स्क्वायर हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालना क्यों है मुझे? सर इनका फिर वो इनका सर वहां से मान निकलेगा ना सर। हाँ, मान तो निकलेगा, सर लेकिन यहाँ पे तो ये वेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर तब होंगे जब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। हाँ, 0 मतलब आपको इक्वल टू 0 भी बोलना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट वाली बात सही है, पर डॉट प्रोडक्ट निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 दो वेक्टर का तब होता है जो वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये पढ़ा था हमने उसमें एप्लीकेशन में, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में पढ़ा था ना हमने, कि डॉट प्रोडक्ट हम निकालना सीख रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है ताकि हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। यस सर। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करा जा सकता है। तो ये एक पर्पस था हमारा डॉट प्रोडक्ट पढ़ने का, है ना। तो भाई बहुत आसान है, और यहाँ से इनका मान भी निकल जाएगा, इनकी वैल्यू भी निकल जाएगी इंडिविजुअली, है ना। तो भाई P वेक्टर को डॉट लो Q के साथ में और 0 कर दो, और डॉट लेना हमें पता है, इजी है बहुत। ये हो जाएगा AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 3K कैप, डॉट ले लिया इसका AI कैप -2J कैप -K कैप के साथ में। तो ये 1 बाय 1 क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अरे मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना 1 बाय 1, जैसे यस ये सर। बना ए Yes, स्क्वायर, sir. है ना। आई कैप के साथ आई कैप हो गया मल्टीप्लाई, जे कैप वाले के साथ जे कैप हो जाएगा, तो क्या बनेगा -2A और -3, हम्म। यही बनेगा। और इसको किसके Yes, इक्वेट sir. करना है? 0 के। तो अब ये 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बहुत ही इजी सी, है ना। इसके रूट्स बन जाएंगे A² -3A + A -3 = 0, यही बनेंगे रूट्स। Yes, sir. A -3 + 1 A -3 = 0। तो क्या बन जाएगा भाई? ए की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 3 और -1, राइट। सी ऑप्शन इजी था। इसके साथ एक और यस क्वेश्चन सर। था जिसमें भी यही निकालना था आपको। A.B निकालना था, 0 करना था परपेंडिकुलर निकालने के लिए, फिर A.C 0 करना था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ना, 45th वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था पेपर का, ठीक है, उसमें पैरेलल पूछ रहा था वो, कि वेक्टर ए पैरेलल किसके है। याद आ रहा है कुछ? ऐसा कोई Yes, सवाल था, sir. Yes, sir. ठीक है। तो उसमें भी पहले डॉट यस सर। प्रोडक्ट, सर राइट। वो एक बार सर एक बार 29th वाला क्वेश्चन देखो तो सर वो मेरा गलत आ रहा था जबकि सही था वो। आपका गलत बता रहा था? यस सर। मतलब सोल्यूशन चेक किया आपने? यस सर। क्या दिक्कत आई फिर? सर वहाँ पे 5.30399 आ रहा था आंसर, लेकिन हाँ, सर वहाँ पे जो सॉल्यूशन में 5.30 आ रहा था। 5.30 राउंड ऑफ करके दिया होगा ना, तो बेटा 5.30 आपको, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी लिखा होता है ना, देखो ये चीज मैंने ना डिस्कस उसमें भी करी थी, क्लास में भी डिस्कस करी थी। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद करो, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा हुआ था अलग से, कि आपको आंसर बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं बताओगे, तो उसमें आप आंसर करके आओगे मार्क सी ऑप्शन, जो कि आप करके भी आए होंगे, 5.30399 वाला ऑप्शन, यस है ना। सर। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो वही है, एग्जैक्ट आंसर तो वही है, लेकिन बेटा क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या हुआ फिर? इस बात को समझो, क्वेश्चन में टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा क्यों लिखेंगे वो लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
आयुष पूछ रहा है ना Yes, शायद, ये sir. आयुष कौन पूछ Yes, रहा sir. है ना? Yes. तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि राउंड ऑफ करना है। ये तुमसे एग्जामिनर अलग से बोल रहा है कि राउंड ऑफ करके ही बताओ। ठीक है, तो जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो 5.303 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना बनेगा? 5.30 ही बनेगा आई गेस। भाई Sir. आंसर Yes, आंसर sir. आपका आ रहा है 5.30399। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो इस एक डिजिट पहले तक करते हो आप, तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही तो बनेगा 5.30, Yes, sir. है ना? तो इसको आपको आंसर मार्क करके आना पड़ेगा। और आपको ये ना पेपर में जब आपने देखा ना कि दोनों ऑप्शन है, तो आपको दिमाग में आना भी चाहिए था 5.303 भी है इसमें, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर में केवल 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, क्या दे रखा है इसका आंसर वैसे? 5.30. 5.30 ही दे रखा होगा आई गेस, ए ऑप्शन, Yes, sir. है ना? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना। देखो ये टेस्ट वगैरह इसलिए होते हैं बेटा कि आपको कुछ चीजें जो आपको मतलब पता होते हुए भी नहीं पता है, वो आपको एकदम पॉइंट आउट हो जाए। क्योंकि पेपर में जब कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे दिल पे लगता है कि गलत कैसे हो गया। खासकर वो क्वेश्चन जो हम पढ़ के आए हुए होते हैं, जो हमें पता होता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है उस क्वेश्चन पे, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। हम क्या है कि नॉर्मली अगर घर पे पेपर करेंगे ना कुछ भी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर भी इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा जाता है, रिलेटिवली जाता है। Yes, sir. Yes, sir. ये टेस्ट देना इंपॉर्टेंट। टेस्ट में क्या है कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसका जल्दी से पता चल जाए, सही रीजन, सही सोल्यूशन, तो अगली बार आप वो दोबारा गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलें भाई आगे चलें। Yes, sir. बालक और बालिकाओं आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ जी, अच्छा यस सर बोल रहे हो, ओके। चलो भाई काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं अब, थोड़ी सी लाइफ में आए तो बहुत पीछे रह जाएंगे वरना सिलेबस में, है ना? तो अगर किसी को अभी भी पेपर में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दिया करो अगर कोई डाउट आ रहा है। तो ग्रुप में भी तुम्हें ऐड किया हुआ है शायद, एक डाउट ग्रुप में, तुम उसमें भी पूछ सकते हो, है ना? और आप लोग Sir, मुझे वो 33 वाला, वो 33 MLT वाला। 33 वाला नहीं आया है। 33 वाला क्वेश्चन कौन सा था? डिफ्यूजन कांस्टेंट वाला था शायद। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसमें भी आपने क्या किया था उसमें? सर स्किप कर दिया था, नहीं आया। कर दिया था बेटा। मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि पेपर जो भी क्वेश्चन नहीं आए उनको पूछ लिया करो। तुम लोग पूछते भी नहीं हो। एक तो तुमको बोला था मैंने कि पहले भी बोला था आप लोगों को मैंने कि मेरा जो नंबर है आपके पास, पर्सनल नंबर, उसको यूज करो। आप लोगों को अगर पेपर में कुछ नहीं आ रहा है समझ में, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब नहीं आ रहा, तो डाउट्स पूछा करो यार। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा एक बात समझो, अगर हम लोग सारा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो या तो हमें उसकी अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, जो कि मैं पहले से प्लान करूं तो चल जाता है। लेकिन अगर मैंने प्लान नहीं किया तो फिर हमारा सिलेबस अफेक्ट होगा। तो हम आपके फरवरी मार्च तक कंप्लीट कर पाएंगे ही नहीं सिलेबस फिर, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहली बार दिया है, लेकिन अगली बार के लिए समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? Yes, sir. Yes, आपको sir. जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आप लोगों के पास तो बेस्ट चीज है यार। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं तैयारी करता था, मेरे टाइम पे मेरे पास किसी भी टीचर के नंबर नहीं थे। ठीक है, और इवन कांटेक्ट नंबर होते हुए भी नहीं कर पाते थे हम लोगों को मैसेज, है ना, या हम लोगों से नहीं पूछ पाते थे, कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। आप लोगों के पास तो बेटा डाउट्स पूछने के लिए सोचो कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ मान लो, तो आप मुझे फिर से पिंग कर दो, अभी नहीं बता पाया थोड़े टाइम से बता दूंगा, लेकिन डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना? तो उसको यूज करा करो बेटा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय, एक टर्म दी हुई है n इक्वल्स टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1 क्रॉसिंग अ यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम, where n1 and n2 are number of particles per unit volume for the value of x meant to x2 and x1। ठीक है, आपको डायमेंशन बतानी है इस डी वाला जो पैरामीटर है ना, इसकी डायमेंशन बतानी है। इसमें क्या दिक्कत हुई बेटा? डायमेंशन बताने के लिए आप पहले डी की टर्म्स में ले लो। डी की टर्म्स में लोगे तो आपका एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? n टाइम्स x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1। अरे डी की टर्म्स में लिया आपने ये? मेरी सर आवाज, अगर आप इसको डी की टर्म्स में बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या बनेगा ये? n टाइम्स x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1, ये बनेगा। सर
Yes, sir. अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कोई यस सर नो सर कुछ बोल नहीं रहा यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स की डायमेंशन भी दी हुई है और एन की डायमेंशन भी दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी बोला हुआ है उसने, n1 n2 भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और क्या बोल रहा है? क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स इन यूनिट टाइम, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होने वाली है वो क्या होने वाली है? क्या होने वाली है? अरे एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एल स्क्वायर होती है। Yes, sir. सर एल स्क्वायर होती है एरिया की डायमेंशन, Yes, sir. है ना? तो यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, यानी कि डिवीजन में जाएगा आपका पूरा एरिया भी और टाइम भी। ठीक है, तो आपका जो लेंथ है, एरिया है सॉरी, उसका आपका डायमेंशन भी किस में आएगा? 1 अपॉन एरिया की डायमेंशन, यानी कि 1 अपॉन L² की डायमेंशन, और टाइम की डायमेंशन भी 1 अपॉन T की डायमेंशन आएगी। देखो बाद में दिया भी हुआ है n1 and n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x मेंट टू x2 एंड x1। x2 और x1 है दोनों अलग अलग क्वांटिटीज, लेकिन दोनों का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन नहीं होने वाला है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है x2 माइनस x1 के लिए डायमेंशन एक l ही रखनी है आपको, क्योंकि x की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर हुई और x1 की हुई 8 सेंटीमीटर, तो 10 - 8 2 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन बनेगा तो सेंटीमीटर ही। तो आपका न्यूमरेटर में जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा l की पावर -2 t की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई l, और नीचे था n2 और n1 जिसकी डायमेंशन इन्होंने क्या दी हुई थी? पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि l की पावर -3। उससे आप जब वैल्यू पुट करोगे सारी तो आपका d का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है बेसिकली ये। इसकी लैंग्वेज डिफिकल्टी एक्चुअली इस क्वेश्चन की, तो आपको लैंग्वेज वाइज थोड़ा दिक्कत आया होगा समझने में, है ना? अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट थी। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आपके पेपर में वैसे भी, एज इन आपके नीट वाले पेपर में नहीं आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, जो कि जैसे कि एरर्स वगैरह के क्वेश्चन थे, परसेंटेज एरर्स के, तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करते नीट वाले। ठीक है, चले आगे चले। Yes, Yes, यस sir. सर ठीक है, बाकी देखो मैं अभी से बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि समझ में नहीं आया पेपर में तो मुझे शेयर कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको पर्सनली। सिंस अभी क्लास में टाइम हमारे पास लिमिटेड है बेटा, तो मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ। कोई चीज अगर ऐसी भी है जो कि नहीं समझ में आई है डिस्कशन के बाद भी, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो भाई। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. थोड़ा टाइम का Yes, कंस्ट्रेंट sir. है, इसलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना? चलो भाई, तो अभी तक हमने बेसिक चीजें सारी पढ़ ली थी बच्चों। काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक चीजें सारी पढ़ ली थी कि भाई हम कैसे निकालेंगे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमने ये समझ लिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है ना? 2D मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में हम पढ़ते हैं, उसके फॉर्म में हम पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी टाइम t पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं x और y डायरेक्शन में, तो हम निकालते हैं तो क्या बनता है भाई? ux तो हमारा बन जाता है u cos थीटा। Yes, sir. सर याद आ रहा है सबको थोड़ा थोड़ा? ux तो Yes. बन जाता है u cos थीटा, है ना? vx, हाँ. Yes, sir. ux और vx दोनों बन रहे थे u cos थीटा, और vy यानी किसी पॉइंट टाइम, किसी टाइम t पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वो बन रही थी u sin थीटा माइनस gt। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, अभी हाँ, आपको sir. मैंने बोला है कि ये पार्टिकल को मैंने शूट किया आगे, प्रोजेक्टाइल बना दिया मैंने इसका, और कुछ टाइम के बाद ये आगे मूव करेगा और गिर जाएगा आके, है ना? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है तो ये जो टॉप पॉइंट है, इस पे पहुंचने में इसको कितना समय लगा ये मैंने डिस्कस नहीं किया था आप लोगों के साथ में। तो ये जो टाइम टेकन है यहां से यहां तक पहुंचने में, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा ना कि इस पॉइंट पे मेरी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अरे बोलो हाँ या ना? yes, यस sir. Yes, sir. टॉप Yes, पॉइंट sir. पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0, और वी वाई की इक्वेशन मैंने निकालना सीख ही लिया था इसके पहले वाली क्लास में, u sin थीटा माइनस जीटी। तो मैं इसको 0 कर दूंगा वी वाई को, और u sin थीटा माइनस जीटी में RHS में लिख ही दूंगा। अब ये जो t था इसमें,
ये हो जाएगा टाइम टू रीच टॉप पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम टू रीच टॉप पॉइंट। करूं मैं सॉल्व इसको, क्या बनेगा सॉल्व करके भाई? ये बन जाएगा आपका u sin थीटा माइनस जी, u sin थीटा माइनस जी। और u sin थीटा याद करो uy था क्या? Yes, sir. Yes, sir. uy यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, इज दैट राइट? Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी Yes, sir. प्रोजेक्टाइल थ्रो ही किया था, है ना, स्टार्ट ही किया था थ्रो करना, जिस पॉइंट पे थ्रो किया था उस पॉइंट पे जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी uy। एक बार फिर से समझा दूं बेटा, टाइम टू रीच द टॉप पॉइंट निकाल रहे हैं हम। यानी कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया जिसमें मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा मोशन खत्म हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आधा रास्ता बोल लो या टॉप पॉइंट बोल लो, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये निकाल रहे हैं, टाइम कितना लगेगा। तो मैंने इस चीज का यूज किया, इस कॉन्सेप्ट का, कि टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। दो कंपोनेंट है, तो होते हैं वेलोसिटी के, एक तो जो उसको आगे ले जा रहा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक मैंने डिस्कस किया था ना कि हाइट देता है एक कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंस टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद और ऊपर तो जाएगा नहीं वो, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, वी वाई 0 हो जाता है। वी वाई को 0 रखा इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन जो हमने निकाली थी लास्ट क्लास में, यू साइन थीटा माइनस जी टी वाली। तो उससे मैंने वी वाई को 0 रख के टाइम निकाल लिया टॉप पे पहुंचने के लिए, वो आया यू साइन थीटा अपॉन जी या फिर यू वाई अपॉन जी। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो अगर मैं पूछूं कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा आंसर उसका? 2u sin theta by g। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो, टाइम ऑफ एसेंड यानी इस पॉइंट से जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, एसेंड का यानी उठने का, पार्टिकल जब उठा ऊपर राइज किया, तो उसका टाइम कितना लगा, u sin थीटा अपॉन जी। और बाकी का जो टाइम हो जाएगा वो टाइम ऑफ डिसेंड हो जाएगा ना, डिसेंड यानी जब पार्टिकल गिरा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस पूरे मोशन में सिमेट्री है क्या? सिमेट्री है क्या? जितना यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा उतना यहां से यहां तक पहुंचने में भी लगेगा, डिस्टेंस भी सेम ही होने वाला ही है। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला मोशन और ये वाला मोशन सिमेट्रिकली इक्वल है ना, सिमेट्री से इक्वल मोशन है। इक्वल मोशन यानी इनकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी सेम होने वाली है, इनमें टाइम भी सेम लगने वाला है। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 2 टाइम्स द टाइम दैट हैज बीन टेकन टू रीच द टॉप पॉइंट, है ना, उसका दुगना कर दूंगा मैं, क्योंकि ये u sin थीटा बाय जी क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, के टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा ना ये। Yes, sir. ठीक है, Yes, और ये sir. हो जाएगा टाइम एसेंट, ये एसेंट का टाइम है, एसेंट यानी उठना, डिसेंट यानी गिरना। ठीक है, तो मेरा जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो भी हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। एसेंट का भी इतना ही हो गया, डिसेंट का भी इतना हो गया। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? जितना टाइम मेरे पार्टिकल को जितना टाइम मेरे पार्टिकल को टॉप पॉइंट पे पहुंचने में लग रहा है, उतना ही टाइम मेरे पार्टिकल को नीचे वापस से जमीन पे, ग्राउंड पे आने में लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मोशन है। सिमेट्रिकल मोशन है ना बेटा, जितना इसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की, सोचो ना, अगर ये r/2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी r/2 ही तो होगा हॉरिजॉन्टल रेंज का। Yes, sir. Yes, sir. सिमेट्रिकली देखा जाएगा ना, क्योंकि मोशन को, क्योंकि आपने जो आपका जो टॉप पॉइंट है, जो आपका टॉप पॉइंट है, उससे जब आप नीचे आओगे तो सिंस हॉरिजॉन्टल रेंज भी इसकी सेम है, दोनों में सेम टाइम लगने वाला है। आप चाहो तो फॉर्मूला वाइज भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जितना टाइम इसमें लगने वाला है t1, उतना इसमें लगेगा t2, यानी t1 विल बी इक्वल टू t2। तो आप इसको दुगना करके भी निकाल सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा भाई, 2u sin थीटा Sin theta. अपॉन जी। जी। 2u sin थीटा अपॉन जी आपका आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. आप इसमें Yes. क्वेश्चन भी लगा सकते हो
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये y आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल है जब वो वापस से ग्राउंड पे आ जाएगा तब उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आप वर्टिकल Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो। आपने u sin Yes, थीटा से फेंका इसको। u sin थीटा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं वर्टिकल वेलोसिटी की ही बात करूंगा ना u sin थीटा की, जब मैं y की बात करूंगा तो, है ना? तो y की बात कर रहा हूं मैं तो u sin थीटा रख रहा हूं मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना? ये t टाइम हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में फिर से t हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तरीका बता रहा हूं दूसरा। एक तो मैंने सिमेट्री से बताया कि सिमेट्री से आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आने वाला है वो आने वाला है 2u sin थीटा अपॉन जी टोटल टाइम। ठीक है, अगर आपको सिमेट्री से समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि सर मैथमेटिकली समझाओ, तो फिर आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना सेकंड वाली वो यूज कर लो। उसमें मैंने जो डिस्प्लेसमेंट था उसको 0 किया है। 0 क्यों किया है? क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट Zero. पार्टिकल फिर से जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, बात समझ में आ रही ना सबको ये वाली? ठीक है, तो जब आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 करोगे और ऑब्वियसली जब आप ग्रेविटी की बात करो तो आप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करोगे, क्योंकि पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है। ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना भाई, पार्टिकल ऊपर जा रहा है इनिशियली। देखो समझो, आप जब वेलोसिटी यूज करते हो ना, जब आप इनिशियल वेलोसिटी यूज करते हो तो आप उसकी डायरेक्शन को देखते हो हमेशा। अगर आपने पार्टिकल थ्रो किया ऊपर की तरफ, आपने इनिशियली पार्टिकल थ्रो किया ऊपर की तरफ और आप फिर लगा रहे हो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप पार्टिकल को ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे और अगर कुछ भी चीज नीचे की तरफ लग रही है तो उसको नेगेटिव लोगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? sir. Yes, sir. yes, sir. यस sin थीटा पॉजिटिव लिया मैंने, Yes, u sir. sin थीटा की वैल्यू क्या लिए मैंने? नेगेटिव ली पॉजिटिव लिए? अरे u sin थीटा पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया है? पॉजिटिव। Positive, sir. पॉजिटिव। Positive. तो फिर g की वैल्यू मैं नेगेटिव लूंगा। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू में क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप निकाल सकते हो। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आने वाला है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब बताओ, एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, इसको कृपया करके अपनी नोटबुक या उत्तर पुस्तिका में अंकित कर ले, नोट कर ले। मतलब फॉर्मूला तो लिख ही लो ताकि एक छोटी सी जगह पे आपके सारे फॉर्मूले बन जाए। डिवाइड द डिस्टेंस विद योर ग्रुप स्पीड। ग्रुप स्पीड क्या होती है? ग्राउंड। अच्छा, 2u sin थीटा अपॉन जी है। u sin थीटा अपॉन जी आपका आएगा एक तरफ आधे रास्ते का जो टाइम है वो आएगा, है ना? आधा रास्ता आपने कवर किया, उसमें कितना समय लगा? u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, टोटल टाइम लगा है ट्वाइस। आगे चले, यस। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई कितनी आने वाली है आपकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए भी सेम, वी वाई को 0 कर दो। अरे यार, तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें आप जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहे हो, अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, ये वाली वैल्यू निकालना चाहते हो आप ये, ठीक है, तो उसके लिए आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, अब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिखोगे नहीं क्योंकि आपको अब Sir, third डिस्प्लेस, equation of motion. है ना? तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर, ये वाली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। अब टाइम से मतलब नहीं है, हम जब निकाल ही नहीं रहे टाइम तो हम टाइम को इंक्लूड क्यों करें हमारी इक्वेशन में, राइट? तो तीसरी इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें टाइम नहीं होता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाने आपको। लेकिन सिंस आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, आपकी सारे कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स होने चाहिए, एज इन एक्सेलरेशन का भी वर्टिकल कंपोनेंट लोगे ay, और डिस्प्लेसमेंट का भी वर्टिकल लोगे और वेलोसिटीज का भी वर्टिकल लोगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ay Yes, sir.
ए वाई की वैल्यू तो जी होने वाली है, -d. माइनस जी, है ना, क्योंकि आप यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा लेने वाले हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा जो, राइट। और वी वाई जीरो कर देंगे हम टॉप पॉइंट पे वी वाई जीरो करते आ रहे हैं अभी तक बचपन से, राइट। Yes, sir. Yes, sir. सर टॉप Yes. पॉइंट पे VY 0 क्यों Yes, होता sir. है? बेटा टॉप पॉइंट पे वी वाई इसलिए जीरो होता है क्योंकि वी वाई क्या है, पहले ये समझ जाओगे तो ये भी बात समझ जाओगे। वी वाई है आपका वर्टिकल, मैक्सिमम हाइट पे। है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उस पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है, हाइट देना चाहता है। और टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट आ चुकी है, यानी कि उसको और ऊपर हाइट मिल ही नहीं सकती, तो वेलोसिटी ऊपर ले जाना बंद कर चुकी है अब पार्टिकल को, ओके सर। है ना, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो रहा है। मैक्सिमम हाइट सर? हाँ, मैक्सिमम हाइट पे, ओके सर। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन प्रोजेक्टाइल रीच और द वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट ऑन। बेटा ये सवाल है या स्टेटमेंट है, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब आप पूछ रहे हो या बता रहे हो आयुष? हाईएस्ट पॉइंट स्टेट, हाँ फिर ठीक है, हाँ सही बात है, मुझे लगा आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट आपका ग्राउंड से जो होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एच मैक्स की वैल्यू यहाँ से जो आती है, भाई आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, एच मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू U स्क्वायर square. थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2g, Yes. ठीक है। तो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। सेकंड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अभी तक हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। इसके पहले वाले जो भी फॉर्मूला है वो तो हमने केवल मतलब समझने के लिए, डिराइव करने के लिए लिखे हैं, ये वो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोटबुक में भी लिख लेना हो सके तो, ठीक है। आगे चलते हैं, रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या होती है, व्हाट इज रेंज, या हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं इसको, Horizontal displacement. हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज क्या होती है भाई, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, कितना दूर तक जाके गिरा है। सिंस हम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं अभी, तो हम जाके गिरा है वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि पार्टिकल तुमने थ्रो तो कर दिया भाई, कि पार्टिकल जा रहा है अपनी ट्रेजेक्टरी पे, कितना दूर जाके आपका पार्टिकल गिरेगा, आपको वो निकालना है। अच्छा, ये सबको पता है कि जिस वेलोसिटी से तुम फेंकते हो, जैसे कि तुमने यू वेलोसिटी से फेंका है, तो ये यू वेलोसिटी से ही यहाँ पे लैंड करता है, ये पता है आपको Yes, सबको, sir. है ना, ये Yes, बात, जितनी वेलोसिटी से फेंकते हो ना उतनी वेलोसिटी से आगे गिरता है, ठीक है, कंजर्वेशन की वजह से, ठीक है। यू वेलोसिटी से फेंकोगे, यू वेलोसिटी से ही नीचे गिरेगा, ठीक है। फिर बाद में आप कंपोनेंट्स बनाते रहना अपने हिसाब से, वो कोई जरूरत पड़े तो मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल हम रेंज की बात करते हैं, कैसे निकालें। देखो यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए ये वैसे भी कॉमन सेंस से भी, कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लेना पड़ेगा अकाउंट में, U cos theta. है ना। बात समझ में आ रही है ना सबको, अगर मुझे एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की लेनी चाहिए, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस का लेना चाहिए, इज दैट राइट? yes, sir. तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ मोशन की सेकंड वाली, एस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन में निकालना है, इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अभी जो टी है, ये जो टी है ये क्या चीज है, कौन सा टी है ये? Time of Distance flight. upon speed. Time of flight. सर ये वो वाला टाइम होगा जो ग्राउंड पर आने के लिए इसको लगेगा डिस्टेंस कवर करने पे? ये वो वाला टाइम होगा जो पार्टिकल ने अपने मोशन को जब स्टार्ट किया था वहां से लेकर जब तक एंड किया है, उसमें जितना टाइम लगा है ना, यानी कि आपके पूरे मोशन में जो टाइम लगा है वो होगा, जिसको कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते ही हो, राइट। सो दिस इज इंडीड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। आपका पूरा मोशन जो कंप्लीट हुआ है उसमें जितना टाइम लगा है वही था टाइम ऑफ फ्लाइट भी, पूरे फ्लाइट में कितना टाइम लगा है, राइट। फ्लाइट ही बोलेंगे ना इसको जब, सर फिर तो ये दोनों बराबर होंगे ना? Yes, sir. क्या बराबर होंगे? सर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज।
टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बराबर कैसे होंगे? टाइम और डिस्टेंस बराबर कैसे हो सकते हैं? बट टाइम और डिस्टेंस तो क्वांटिटी अलग अलग है ना। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अरे यार, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। Yes. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, To time. है ना। यस सर। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डायमेंशन ही अलग है ना बेटा इनके तो, दोनों के, है ना। दोनों के टाइम और डिस्टेंस के तो डायमेंशन ही अलग है, ठीक है। तो दोनों चीजें तो अलग ही है ऑब्वियसली। हाँ, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है दोनों का एक दूसरे में, है ना। एक चीज से दूसरी चीज आप निकाल सकते हो, अगर आप ये बोलना चाह रहे हो तो आप, हाँ, एक चीज से दूसरी चीज निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बहुत कॉशियसली प्रोसीड करना। क्वेश्चन आपको हो सकता है कुछ ट्विस्ट के साथ बता दे, हो सकता है यहाँ पे बीच में इंटरफेरेंस लगा दे, यहाँ पे बीच में कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग लगा दे ऐसे, ठीक है, और तुम्हें बोले कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो। तो जो तुम टाइम निकालने वाले हो, फिर उसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आप यूज कर सकते हो बिंदास, लेकिन अगर आपसे केवल ये रेंज पूछ ली, ये वाली रेंज पूछ ली, तो आप गलती से टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूले में मत डाल देना। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपसे इस बिल्डिंग तक पहुंचने तक का, अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है हॉरिजॉन्टल, तो आप उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट यूज मत कर देना, क्योंकि आपका रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन ही इस चीज पे है कि पार्टिकल का मोशन चालू हुआ और खत्म हुआ ग्राउंड पे। इज दैट क्लियर? यस सर। इट्स अ Yes, sir. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपका ग्राउंड पे वापस आना चाहिए पार्टिकल, ठीक है। दैट वुड बी योर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज फॉर दैट ओनली। अगर आप बिल्डिंग तक, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस करी है बिल्डिंग, वहां तक अगर आपको रेंज निकालनी तो फिर आप टाइम भी वहीं तक का निकालेंगे, ठीक है भाई। सर। तो फॉर्मूले जो रट के हर जगह पे लगा देते हैं बच्चे, उनके साथ ऐसी गलतियां होती है। आप कृपया उनमें से मत बनिएगा। आप समझिएगा क्वेश्चन को पहले कि पूछना क्या चाह रहा है, देन फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। वैसे तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कोई भी फॉर्मूला ऐसे मतलब डायरेक्टली रटा नहीं है, मेमोराइज नहीं किया है, सब कुछ डिराइव ही किया है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी डेरिवेशन, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करिए बस, बेसिक। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो था ना, वो वेलोसिटी के कंपोनेंट समझना था। जब आपको ये समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, वहीं पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ चुका है पूरा। अब आगे जो भी है वो सब वो है डेरिवेशन है, डेरिवेटिव्स है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यही बना हमारा फॉर्मूला फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर हमें रेंज निकालनी है, अगर हमें रेंज निकालनी है मतलब ऑब्वियसली यू एक्स और यू वाई के टर्म्स में, क्योंकि अभी तो हमारे टाइम के टर्म्स में आई है रेंज, अभी किसके टर्म्स में आई है? टाइम के, है ना। लेकिन हमें टाइम के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए। जब हम सारी चीजें वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी के टर्म में था? आंसर भाई जी की वैल्यू तो पता होती है ना यार, स्मॉल जी की वैल्यू तो पता होती है सबको, गिवन होती है, यस सर। ठीक है। तो मैं अपने 9. पढ़ाऊँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? सर। यस सर। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हें केवल यू साइन थीटा चाहिए। अगर आपको यू साइन थीटा पता है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और आगे भी अगर आपको यू साइन थीटा पता है तो आप हाइट भी निकाल दोगे, क्योंकि अगेन जी की वैल्यू तो पता होती है। लेकिन यहाँ पे रेंज में वेलोसिटी और टाइम दो दो चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं पता है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में। तो कैसे करेंगे भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख देंगे, है ना, टाइम की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये जो टी है, इसकी जगह 2u sin थीटा अपॉन जी रख सकता हूं क्या मैं? यस सर। यस u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u sin थीटा अपॉन जी। अब u cos थीटा और u sin थीटा क्या बन गया? ये 2 टाइम्स ux इंटू यू वाई। अरे समझ में आ रहा है? एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। तो दोनों वेलोसिटी तो है, यस सर। दोनों वेलोसिटी है। अगर आप नहीं लिखना चाहते अलग अलग यू एक्स और यू वाई, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला,
क्या ये पता था आप लोगों को बात? Yes, sir. Yes, sir. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और 2 भी है ऑलरेडी, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का एक और फॉर्मूला जो होता है, एक और क्या सेम ही फॉर्मूला है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगाया छोटा सा। तो आप यू एक्स यू वाई अगर याद नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्टली एक ही वेरिएबल में इसको याद रख सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक ही मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट में याद रख सकते हो, रेशो में। ये फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको नोट कर लो। बताओ कोई समस्या किसी को? नो सर। पक्का? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूं, अगर मुझे रेंज मैक्सिमम करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये बता दो। वैसे तो अगली क्लास एंगल 45 डिग्री। और रीजन भी बताना उसका कि रीजन क्या है। सर क्योंकि साइन 2 क्योंकि थीटा sin होगा तो 90 जब की वैल्यू 45 होगा तो वो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू 1 कर क्यों करनी है मेरे को, मतलब व्हाई डू आई वांट साइन 90? सर सबसे Because मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 ही होती है। हाँ, क्योंकि साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला बन रहा है ना, उसमें यू स्क्वायर को मैक्सिमम कर सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा वाले कंपोनेंट को मैक्सिमम कर सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि मैं जी को तो चेंज कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मान लो मेरा जी फिक्स है, अर्थ पे कर रहा हूं मान लो मैं एक्सपेरिमेंट, है ना, तो जी चेंज थोड़ी कर पाऊंगा मैं, है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट से तो नहीं कर पाऊंगा चेंज, राइट? अरे हाँ या ना बोलो भाई, है ना। Yes, कोई भी ये sir. नहीं बोलेगा सबके इक्वेटर पे चले जाओ, पोल्स पे चले जाओ, ये सब कोई नहीं बोलेगा। सिग्निफिकेंट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अनटिल अनलेस मैं मून पे जाके एक्सपेरिमेंट करूं मेरा जी चेंज नहीं होगा। अब यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा, ये दो टर्म बचे मेरे पास जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ रेंज चेंज करने के लिए, ठीक है। अब मान लो मैं स्पीड फिक्स है मेरी, फिक्स क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से मैं फिक्स सकता हूँ फिक्स है यार। मान लो मेरे को कोई बॉल फेंकनी है, मेरे को कोई बॉल फेंकनी है और मेरे को बहुत दूर तक फेंकनी है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर ही तो लगा पाऊंगा ना मैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ही लगा पाऊंगा। तो जो मैं स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूँ इनिशियली बॉल को, वो भी फिक्स हो गई है एक तरह से। यस सर। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो अब मुझे अगर रेंज अपनी मैक्सिमम करनी है, मेरी जो भी फोर्स लगा सकता हूँ, मेरी जो भी पावर है उसके बेसिस पे, है ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं एंगल चेंज करके देखूं। तो साइन 2 थीटा का जो टर्म है, अगर मैं उसको मैक्सिमम बना दूं तो मेरा रेंज भी मैक्सिमम बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम बनाने का तरीका एक ही है कि साइन 2 थीटा या साइन थीटा को बना दो 1, है ना। तो यानी 2 थीटा को बना दो 1, 2 थीटा को बना दो सॉरी 90। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि थीटा को क्या बना दिया मैंने, 45। 45 डिग्री, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट क्रिकेट में भी जैसे आपको 6 मारना होता है ना, बैट्समैन को अगर 6 मारना है तो उसको अगर वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल रखेगा तो वो अपनी रेंज मैक्सिमाइज कर सकता यस सर। है ना, रेंज मैक्सिमाइज कर सकता है। तो अगर रेंज मैक्सिमम होगी तो 6 जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। तो आपने नोटिस किया होगा क्रिकेट खेलते वक्त कई बार ऐसा होता है कि एंगल अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि बैट पे कहाँ पे पड़ती है बॉल, वो उस पर भी फर्क पड़ता है ना कि बैट पे कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है बॉल। तो उससे अगर एंगल चेंज हो जाता है तो कैच आउट हो जाता है। यस सर। ऑब्वियसली पावर का भी फर्क पड़ता है, लेकिन पावर का ही फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स के इस्तेमाल से कोई भी मार सकता है 6। अरे राहुल द्रविड़ तो कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं था ना, राहुल द्रविड़ का नाम सुना है सबने, यस सर। है ना, बहुत ज्यादा मस्कुलर और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्स, मतलब ऐसे फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी सिक्सेस मारता था भाई वो भी, ठीक है। तो कैसे मार पाता था? क्योंकि वो उसके पास टेक्निक थी। टेक्निक क्या होती है? फिजिक्स ही तो होती है ना। अभी आगे जाके मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, स्वेट पॉइंट होता है एक। स्वेट पॉइंट होता है आपके बैट पे, आप कहाँ पे बॉल लगनी चाहिए, यानी कि आपका बैट का लेंथ अगर एल है तो L/3 L/4 कौन सा डिस्टेंस है जिसपे अगर आपको बॉल लगेगी तो मैक्सिमम रेंज कवर कर सकती है बॉल, ठीक है। तो ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी अभी सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. फिजिक्स का यूज बहुत जगह है यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाती है अगर आपको पता चले एप्लीकेशंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अगली क्लास में हम प्रोजेक्टाइल को ओवर कर देंगे।
दी एंड कर देंगे इसका, है ना, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ के इसको ओवर कर देंगे। तो आप लोग अभी रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चन लगाना चालू कर दो। रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस काफी सारे आप कर सकते हो। अब आपके पास ये डीपीपी होगी, डीपीपी है, यस सर। यस सर। डीपीपी और Yes, PY, sir. ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन क्लास में भी लूंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको ये दोनों चीजें करनी है होमवर्क में। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. घर का सनशेड, हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं, डीडीपी नहीं, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सर है। है ना। जिसके पास भी नहीं है वो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो ये मेक श्योर करो कि आप ग्रुप में ऐड हो। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेक श्योर करो उसमें ऐड हो। जो भी आपके स्टूडेंट मैनेजर है ना, किसी का भी जिनका भी कांटेक्ट, जिन्होंने भी आपसे कांटेक्ट किया होगा, उनसे बात करो, उनको बोलो कि सर मुझे ऐड कर दो ग्रुप में, ठीक है। या मुझे बता दिया करो कि मैं ऐड नहीं हूँ सर, मैं करवा दूंगा ऐड, ठीक है। उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ अवेलेबल, डीपीपी शीट्स सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। उसमें मिल जाएगा आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. होमवर्क कर लेना, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल है आपकी क्लास फिर से। कल Thank you, sir. Have a nice day. ओके बच्चा, Sir, have a nice day. हैव अ नाइस डे टू यू टू बेटा, बाय बाय। Yes, sir.